गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। उसका ही पहला ही लेक्चर है और उसमें इंट्रोडक्शन एंड नेचर्स ऑफ लाइट कवर करने की आज कोशिश करेंगे। इसके पहले जो रिकॉल के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक नॉलेज पे होते हैं, जो कि हम लोगों ने 11th 10th में पढ़ा था, उसके बारे में डिस्कशंस किया जाता है। रिकॉल कहते हैं कि इसके बारे में आप लोगों के पास क्या नॉलेज है। तो चलो बच्चों, आज के नॉलेज को हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ शैडो। शैडो क्यों फॉर्मेशन होता है? सबको पता है कि कोई भी लाइट जो ट्रैवल होती है वो ट्रैवल होती है स्ट्रेट लाइन, जूम ऐसे स्ट्रेट लाइन करती है कि नहीं बच्चों? समझे? अगर आप लोगों ने कुछ मटेरियल डाल दिया इसके अंदर, ओपेक मटेरियल, जिसमें से लाइट पास न हो, तो ये करेगी ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये कौन सी भैया? रिफ्लेक्टेड रे है। अगर ये, तो इसका क्या होगा भैया? यहां पे होगा उसका ये चीज का शैडो तैयार। ठीक है, तो वही दिया वाला है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट, आल्सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कैसी? रेक्टिलिनियर मोशन। और इसमें कोई ऑब्स्टेकल डालो, कुछ मटेरियल डालो। ठीक है, जैसे कि इस लाइट का मेरे मुंह पे देखो शैडो आ रहा है। ठीक है, अब इतना अच्छा नहीं दिखेगा शैडो है क्योंकि ऊपर भी लाइट है, इधर से भी इधर से लाइट है। अगर एक ही लाइट होता ना तो श्योर आपको मेरे हाथों से यहां पे शैडो दिखाई देता था। ओके, नेक्स्ट सवाल है, सिंपल सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं है। व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस? इसके लॉज के बारे में हम लोगों को बताना है यहां पे। उसके बाद में देखने वाले लॉज, पहला लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वर्ड में ध्यान देना, ये FLECTION है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं इस लॉ को आप लोगों को अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें 3 लॉ दिए गए हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा हो तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके दूंगा आपको। इसके डायग्राम ड्रॉ करते रिफ्लेक्शन के। देखो, कोई एक मटेरियल है ऐसे, ये ठीक है, जैसे कि ग्लास है समझ लेते, या कोई भी मटेरियल है। देखो, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट बोलते इसको। ये जो लाइट हमारी ये कौन सी है? इंसिडेंट लाइट है भैया। लाइट आ रही है हमारी इस तरफ से, और लाइट आने के बाद, ठीक है, लाइट आने के बाद यहां पे एक होगा हमारे लिए नॉर्मल, और लाइट बाद में यहां से इस मटेरियल से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, या उसको एंगल ऑफ आई को हो। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल के और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे भैया? रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच में होता है आर। आर मतलब रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये और ये दोनों होते हैं सेम। ये ही है भैया रिफ्लेक्शंस का लॉ, फर्स्ट लॉ है लाइट का, रिफ्लेक्शंस का लॉ है। बाकी ग्लेसिंग एंगल है ना, डेविएशन एंगल, अगर ये पढ़ना है तो क्लास 11th में आपको लाइट सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। मैं अब इतना डिटेल में लूंगा तो ये चैप्टर यहीं पर रहने वाला है। ठीक है, तो क्या है पहला ही सेंटेंस यहां पे लिखूं मैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। ठीक है, दूसरा लॉ है भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, देखो एक प्लेन में, ये प्लेन समझते हो ना, ये बोर्ड एक प्लेन में है, तो एक ही सेम प्लेन में होना चाहिए। थर्ड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल के अपोजिट साइड, ये नॉर्मल है भैया, एक साइड ये, इसके अपोजिट साइड में आपका रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट इधर से है तो रिफ्लेक्टेड इधर से, अपोजिट साइड में होना चाहिए। यही लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन के। 3 लॉज हमने देखे हैं। एक्चुअली इसको लॉ एक ही जगह पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने अलग करके दिया है, बहुत डिटेल में दिखाने की कोशिश की है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम टू सेम वैसे ही करने वाले। देखो इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन रेयर मीडियम। देखो ये जो इंसिडेंट है, अब इसके लिए क्या होगा, यही कहानी। देखो कुछ रे आ गई, एक रे आने के बाद कुछ रिफ्लेक्टेड होगी, कुछ यहां पे जो है वो हो गई ये, इसको कहते हैं भैया
रिफ्रैक्शन होना, मतलब इसके अंदर, पानी के अंदर रे जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, देखी होगी, और ये जो एंगल होगा भैया, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा हमारा। मेरी बात समझ में आ रही? और ये जो लाइट है ना भैया, थोड़ी सी बेंड होना चाहिए टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब ऐसी सीधी पास, जैसे आगे ऐसी नहीं पास होना चाहिए, इस नॉर्मल से थोड़ा सी बेंड होना चाहिए। मीडियम चेंज होने से लाइट बेंड होती है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही है द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट एंगल इन रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम देखो, हवा मतलब रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और ये वाटर या कुछ भी मेटेरियल होगा तो ये इसको कहते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम एंड डेंसर। एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम इज इक्वल टू द सम कांस्टेंट होगा, मतलब वो कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूं मैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, वी नो दैट द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, मतलब रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द सेकंड, इसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स होगा मी1, इसका होगा मी2। तो क्या बोल रहा है ये, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है मी2 और इसका है मी1। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला है, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स मी2 है और इसका मी1 है। यही है भैया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट। यहां पे इक्वेशन मैंने लिख के रखे हैं लाइट के फॉर्म में भी और रिफ्लेक्ट इंडेक्स के फॉर्म। सेकंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन, एक ही है भैया, प्लेन एक ही है, ठीक है। थर्ड है लॉ है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइट इन अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, मतलब उनका कहना है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ये अपोजिट साइड में होना चाहिए और ये मीडियम चेंज करना है। रिफ्रैक्शन जो है ये मीडियम चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए इस पे, मीडियम जो है मीडियम चेंज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। और यहां पे अगर ये रिफ्रैक्शन है ये मीडियम चेंज करता है। देखो ये एयर है तो ये डेंसर है, ये डेंसर है तो रेयर है, ठीक है। ये तीन लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, ये आपको ओनली रिकॉल के लिए, ये कोई चैप्टर के कंटेंट नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले नेचर्स ऑफ लाइट से सही में कंटेंट वहां से स्टार्ट होंगे, तो इसको नोट डाउन करें आप लोग। और कुछ 3 सवाल और दिए, मतलब टोटल 5 सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन से आपके लिए, व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम तो सुना होगा भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, पार्टिकल के एक्सेलरेशन होने के कारण एक्सेलरेटेड या चार्ज पार्टिकल को, पार्टिकल मतलब कौन सा सर, पत्थर क्या नहीं, चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज होता है पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उस चार्ज पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेट हो, इसके कारण क्या हो जाता है, एक्सर, और ये परपेंडिकुलर हो जाता है, झुम झुम झुम। ये एक्चुअली अब मेरे इतना खास वेवफॉर्म नहीं आ रहा है, मतलब इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो एक्चुअली ऐसे होते हैं, पता है ना आप लोगों को, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, मतलब राइट एंगल होता है दोनों के अंदर। देखो वाइब्रेटिंग चैनल राइट एंगल टू ईच अदर, एंड इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके कारण, पार्टिकल के एक्सेलरेशन होने के कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ईच अदर करते हुए ये प्रोपगेशंस करती है, वेव आगे बढ़ती है। इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विजिबल लाइट, आप लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें हम लोगों को पता है एक्सरे, गामा रे होते, विजिबल रे होते, इंफ्रारेड, नाम तो सुना होगा भैया। तो उसमें से जो विजिबल, जो हम लोगों को लाइट दिखाई देती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछी ओनली, वो फ्रीक्वेंसी की रेंज हमारे पास जो दिवाली है वो है 4 × 10⁻14 टू 8 × 10⁻14। इसको करीब करीब 80 कहते लोग, ठीक है ना, हमने 7.9 ये बुक्स के हिसाब से लिखा है, ठीक है, लेकिन 4 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो ये, और इसका वेवलेंथ का भी फॉर्म पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आने के चांसेस, विजिबल विब गौर, पता है ना आपको, विब गौर है ना, VIBGIOR, विब गौर, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सवाल है, व्हाट इज मीन बाय द फेस ऑफ पॉइंट अलोंग द पाथ ऑफ वेव्स। उन्होंने कहा है कि फेस, अब देखो
हम लोग ने क्या ये ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़े ना भैया, साउंड वेव के नाम के चैप्टर में मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ा है, जाके देख लेना बेबी, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि यहां पे मैकेनिकल वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसफर वेव्स मतलब क्या, जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है और मेरे पार्टिकल ऐसे 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 वाइब्रेट करे, ऐसे ऐसे मतलब देखो पार्टिकल मतलब जाने का डायरेक्शन ही है और पार्टिकल का वाइब्रेशन ही है। मतलब देखो ये मार्कर, मेरी वेव ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसको ट्रांसफर वेव्स कहा जाता है। मतलब ये ट्रांसफर वेव्स है मेरे भाई, ठीक है, ये ट्रांसफर वेव्स है। तो आप लोग देखते होंगे यहां पे 0, ये स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कौन से टाइम पे, इस टाइम पे किसी ने कहा ये टाइम दिखाता है ना, और यहां पे किसी ने पूछा तो आपको π/2, यहां पे किसी ने पूछा तो 90 है ना, यहां पे पूछा तो 3π/2, यहां पूछा तो 2π। समझ में आ रहा है ना। तो ये फेस होगा आपका। अगर इसी के ऊपर अगर मैं दूसरी वेव्स निकालूं तो उसका फेस डिफरेंस कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 0 होगा, क्योंकि सेम फेस है। एक तो क्या है थीटा इज इक्वल टू 0 या थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसको इन फेस कहा जाता है। कौन सा फेस, इन फेस कहा जाता है। कौन सा फेस है, इन फेस। अगर हम लोग यहां पे आउट ऑफ फेस की बात करना चाहते हैं तो हमारी वेव्स अगर ऐसी हो, ठीक है, और दूसरी वेव डायरेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको कहा जाता है आउट ऑफ फेस। इसमें फेस डिफरेंस 180 का दिख रहा है मुझे, कितने का, 180। इन फेस सेम फेस हो या 360 का डिफरेंस हो तब इन फेस वर्ड लगाना सही होगा, और आउट ऑफ फेस मतलब क्या, 180 डिग्री का यहां पे डिफरेंस होता है। उसके बाद में डिफाइन है भैया व्हाट इज द रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको कहते हैं, जो हम लोग पढ़ते रहते हैं 11th में, है ना। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, एक स्टडी है भैया, ऑप्टिकल फेनोमेना है अंडर द अजम्पशन that the travel in a straight line as a ray is called as the ray optic। मतलब ये ऑप्टिकल फेनोमेना है, इसमें अजम्पशन किया जाता है दैट इज द ट्रैवल। ट्रैवल कैसे करती है, जिम स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन जो रे होती है इसी को रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे ऑप्टिक्स। हम लोग आप काम करेंगे कि नेचर्स ऑफ लाइट कैसे है। एक्चुअली हमारे सिलेबस में अभी कॉर्पुलस थ्योरी को कट किया गया है। कॉर्पुलस है ना पहली, सबसे पहले, हाँ नेचर, कॉर्पुलस का नेचर कैसे है, लेकिन भैया पढ़ना जरूरी है। अब बोलेंगे सर फालतू के 5 मिनट के लिए क्यों छोड़ना है, खाली उसमें से डिलीटेड पोर्शन कॉर्पुलस है लेकिन मैं ले लूंगा, ठीक है ना, कुछ नहीं, 5 मिनट की बात है उसके। और वो कैसे मालूम है, क्या है बोल के है, उन्होंने बता दिया, बस इतना ही बताना, इसमें कोई लॉजिक लेना नहीं है हम लोगों को ज्यादा, बस आगे आगे कैसे कैसे रिमूव हो जाते हैं ड्रॉबैक वो देखेंगे हम लोग। तो इसको नोट डाउन करना है। हम लोग अभी नेचर्स ऑफ लाइट को स्टार्ट करेंगे। तो नेचर्स ऑफ लाइट में हम लोग 7.2.1 कॉर्पुलस नेचर्स कौन कौन से क्या क्या देखने के। सबसे पहले ये जो कॉर्पुलस है ये हमारे न्यूटन जी साहब जहां नहीं वहां हर जगह पहुंच जाते हैं भैया, उन्होंने यहां पे 1675 में ये थ्योरी प्रपोज की गई थी। उसमें मतलब लाइट के बारे में, ठीक है, न्यूटन ने सजेस्ट किया कि लाइट प्रोपोगेट जो होती है ना, न्यूटन सजेस्टेड दैट द लाइट प्रोपोगेट एज अ पार्टिकल बोल के, मतलब ये जो लाइट आ रही है लाइट का फॉर्म में पार्टिकल है और पार्टिकल का नाम दिया गया भैया, उसका नाम था कॉर्पुलस। क्या कहा उन्होंने, कॉर्पुलस कहा। तो कॉर्पुलस ये एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, निग्लिजिबल मास होता है और ये ऑलमोस्ट वेटलेस, मतलब इसका वेट बहुत कम है, ज्यादा वेट नहीं है, ऐसे होते हैं। और ये परफेक्टली मतलब कहीं पे जाके अगर इंसिडेंट होता है तो वो टूटते नहीं है, फुटते नहीं है, मतलब ये इलास्टिक है, जैसे बॉल इलास्टिक बॉल होता है ना, पता है ना आप लोगों को, वैसे। मतलब इसका नेचर कैसा है भैया, सबसे पहले ये स्मॉल है, निग्लिजिबल मास है, वेटलेस है और कौन सा है, परफेक्टली इलास्टिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्टली इलास्टिक है। उसके बाद में डिफरेंट कलर ऑफ जो लाइट है ये डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पुलस, मतलब उसके मतलब उन्होंने कहा है कि जो डिफरेंट कलर है ये डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो है ये कॉर्पुलस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी साइज बड़ी तो उसका कलर अलग, मीडियम है तो उसका अलग, बहुत छोटा है तो अलग। मतलब जो कलर है ये कलर उन्होंने कहा है कि देखो, अब बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होता है भैया, उन्होंने पहले सबसे पहली थ्योरी मांगी थी, यहां पे आप लोगों को प्रपोज की गई है, वो बता रहा हूं मैं, है ना। उस थ्योरी को आगे आगे लेके 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 हम लोगों ने कुछ इवोल्यूशंस किया है। नहीं तो बोलेंगे सर आप तो गलत पढ़ा रहे क्या, नहीं नहीं, ये थ्योरी उनकी है, न्यूटन साहब की है, मेरी नहीं है। और अब बोलेंगे चलो उसके बाद में
वेन कार्पुलस हम लोगों को कैसे दिखता है, वो एंटर करता है, रेटिना में जाता है ना, तब हम लोगों को सेंस हो जाता है कि ये लाइट आ रही है हमारे यहां पे, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में ग्रेटर होती है, किससे, देन द वेलोसिटी ऑफ रेयर मीडियम से। उसके बाद में लाइट स्पीड जो है एंड निग्लिजिबल मास, डायरेक्शन ऑफ मोशंस ऑफ कार्पुलस अनअफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे क्या करता, इफेक्ट नहीं करता। ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस एक्सपोनेंशियल रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, इसी के कारण लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है, ऐसे कहा है। न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ ही आता है, ठीक है। न्यूटन्स थ्योरी जो है एक्सप्लेन ये रिफ्लेक्शन को किया गया है, लेकिन कहां फेल होगी, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, वो हम लोग अभी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इसको नोट डाउन करें भैया, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, देखो न्यूटन्स थ्योरी फेल हो गई है, कहां, एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस की बात कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, इसमें ये जो न्यूटन्स ने सबसे पहले कॉर्पुलस के बारे में जो थ्योरी दी थी, नेचर दिया था, ये हो गया भैया फेल, यही ड्रॉबैक है उसका। उसके बाद में लाइट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल एंड इमिशंस ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स शुड बी कॉज द डिग्रीजेस। उन्होंने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल, ये इमिट करेगा, जैसे कि सन है, लाइट इमिट कर रहा कंटिन्यू पार्टिकल, तो इनका कहना है कि ये जो है इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ मास, वो कम होना चाहिए ना फिर ऐसे, बट नो सच डिग्रीज द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया तो कुछ हुआ नहीं है यहां पे, तो इसका मास तो इतना था उतना ही रहे, कभी वो कम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा है रेयर मीडियम से, ये डिसएपीरियड हो गया भैया। प्रूव क्या हुआ कि यहां पे जो स्पीड होती है लाइट की, वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है डेंसर मीडियम में, समझे। इसी के कारण भैया इन न्यूटन की जो थ्योरी थी, इसको यहां पे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में हमारे पास हाइगन्स नाम की जो साइंटिस्ट है वो आएंगे, उनका भी थ्योरी पढ़ेंगे, उनके भी कुछ ड्रॉबैक होंगे तो वो भी पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बात करने वाले अभी वेव नेचर, ये हाइजेंस की थ्योरी एक्चुअल में, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या कहा, लाइट इज प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब बोलेंगे सर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लॉन्गिट्यूडिनल बोल के वेव्स है, क्यों बताया गया भैया, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है ये ट्रैवल होने के लिए लगता है मटेरियल मीडियम, और आपके बुक्स में भी मटेरियल मीडियम लगती है लाइट ट्रैवल होने के लिए, ऐसा कहा गया है। इसीलिए मैंने जानबूझकर कहा है कि ये जो भी वेव्स है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, क्योंकि ट्रांसफर वेव, ये जो वेव्स है भैया, ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में से भी पास हो, वैक्यूम में से भी पास हो सकती है ट्रांसफर वेव्स, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पास होने के लिए सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस, मतलब कुछ ना कुछ तो मटेरियल मीडियम लगता है, मीडियम होना बहुत ही जरूरी है, मटेरियल मतलब मीडियम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपके बुक्स में नहीं दिया, लेकिन मैंने यहां पे आप लोगों को एकदम खतरनाक एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि लाइट प्रोपोगेशन होने के लिए हाइगन्स ने कहा है कि यहां पे आपको मीडियम की जरूरत है। कौन सा मीडियम है बात करने वाले, उन्होंने एक हाइपोथेटिकली एक इमेजिनरी मीडियम माना है, ठीक है, तो बात करने वाले। अब देखो डिफरेंट कलर जो है, इसके पहले जो न्यूटन ने बताया था कि कॉर्पुलस के साइज के ऊपर डिपेंड है, किसके, कॉर्पुलस के साइज पे डिपेंड है, कॉर्पुलस की साइज वो डिपेंड करती है कौन सी कलर की लाइट है। लेकिन इन्होंने कहा है कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी लाइट, किसने कहा है, हाइगन्स ने, ठीक है। बस में उन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कलर है लाइट का, ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये कहा है। तीसरी बात है, व्हेन लाइट वेव एंटर यूर द आईज विद द सेंसेशन, ये तो उन्होंने भी कहा था, ये भी कह रहे हैं कि लाइट एंटर होगी आईज में, तब हम लोगों को सेंस होगा कि लाइट कौन सी, उन्होंने रेटिना गेटिना कहा था, लेकिन ठीक है। दीज वेव्स इमिट एट द सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन होमोजेनियस मीडियम, मतलब मीडियम सेम रहा, तो उन्होंने कहा है कि ये जो लाइट है, लाइट ट्रैवल होगी यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, मतलब जैसे कि हम लोग मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड ऑफ द लाइट है, ये यूनिफॉर्म रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। कब तक भैया, जब तक आपका मीडियम होमोजेनियस हो, सेम मीडियम हो, मीडियम चेंज ना हो। अगर मीडियम चेंज होगी तो लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है। फिर इमेजिनरी मीडियम, उन्होंने कहा कि ये जो लाइट ट्रैवल हो रही है ना, तो इस ट्रैवल होने में
इस वेव्स को, इस लाइट को, हाँ एक बात इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने वेव का नेचर है सबसे पहले कहा है। किसने कहा था? हाइगन्स ने कहा था कि वेव, लाइट इज द वेव फॉर्म, वेव के फॉर्म में होती, वेव के नेचर में होती है, इन्होंने सबसे पहले कहा था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करें, ठीक है? मैंने लिख के नहीं दिया लेकिन पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये लाइट ट्रैवल करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए। तो उन्होंने बोला मीडियम कौन सा होगा, कौन सा? तो उन्होंने एक हाइपोथेटिकली दे दिया, मतलब इमेजिनरी माना कि यहां पे ईथर होगा। ईथर मतलब ये कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है। ईथर मतलब आपको लगा ईथर, ईथर नहीं है, एक मीडियम माना, हाइपोथेटिकल, मतलब उनको भी पता नहीं, उनको समझ में नहीं आया कि ये मीडियम है नहीं है, कुछ इसके बारे में तो फेल हो गई थी, ये बात अलग है। लेकिन उन्होंने कहा कि लाइट ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम लगता है, मटेरियल लगता है, इसका नाम है ईथर। भले वो सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो, है ना, वैक्यूम हो, कहीं पे भी ये ईथर होता, और ईथर के सपोर्ट से ये वेव ट्रैवल होती है, ऐसा कहा था। फिर ड्रॉबैक क्या है इस वेव्स के, देखते हैं इस थ्योरी के वेव नेचर के। ये एक्सपेरिमेंटली बाय माइकलसन एंड मॉर्ली प्रूव दैट ये हाइपोथेटिकली मीडियम कहीं भी नहीं है। ये ईथर जो माना है आपने, कौन सा ये ईथर, ये जो ईथर है, कहां गया ईथर, ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, कोई मीडियम नहीं है, ना केमिस्ट्री का वर्ड है, ना कहीं का आपको लगेगा ईथर मतलब केमिस्ट्री का वर्ड है, कुछ नहीं है ऐसा। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशंस, पोलराइजेशंस ऑफ लाइट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइट जाती है ये, और पोलराइजेशन क्या होता है सर, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है भैया, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थे, ड्रॉबैक है इसका, मेन ड्रॉबैक है। उसके बाद में सेवरल, देखो इसके बाद में उन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वाज मॉडिफाइड लेटर दैट लाइट इज ट्रांसफर। उन्होंने क्या माना था? लॉन्गिट्यूडिनल क्यों माना था भैया? क्योंकि उनका कहना था कि इस वेव ट्रैवल करने में ईथर नाम का एक मीडियम लगता है, लेकिन होता है क्या नहीं, इसमें तो वो फेल हो गए, समझे? अब उन्होंने माना कि ट्रांसफर वेव्स नेचर है, ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल होती है सॉलिड लिक्विड गैसेस में से, किसमें से? ओनली सॉलिड। किसमें से? ओनली सॉलिड में से। और ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अ ट्रैवल इन अ वैक्यूम में से भी होती है, तो वैक्यूम माना गया। तो सेवरल फिनोमेना ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पैक्ट इफेक्ट, है ना, कैन नॉट बी एक्सप्लेन। ये एक्सप्लेन, ये हाइजिन नाम के जो साइंटिस्ट है, ये वेव नेचर्स ऑफ लाइट यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये इनका ड्रॉबैक है। सक्सेस कहां है भैया? उनको सक्सेस भी मिला है, ऐसे नहीं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो लाइट का होता है उसमें उनको सक्सेस मिला है, ठीक है। और ये जो रेयर मीडियम में जो लाइट होती है स्पीड, ये एक CR रिफ्लेक्शन और ये डेंसर, मतलब ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम ग्रेटर होती है किसमें? डेंसर मीडियम से। इसमें भी उनको सक्सेस मिला भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। परफेक्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दिया, ये भी प्रूव किया, ऐसे चीजें उन्होंने प्रूव की थी। हम लोग अभी देखने वाले आपके बुक्स के हिसाब से ड्यूअल नेचर्स ऑफ लाइट, अगर ये आप लोग एलोन में पढ़ोगे ना तो बहुत डिटेल्स में मिलने वाला है। मैं आप लोगों को ऊपर से थोड़ा सा जो पॉइंट्स है बुक्स में वो लिख के देने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ने वाले 7.2.3 ड्यूअल नेचर्स ऑफ लाइट। भैया 14 नंबर का चैप्टर मैंने अपलोड कर चुका हूं, ये एक्चुअली मैंने लास्ट चैप्टर अपलोड कर रहा हूं, तो उसमें मैंने ड्यूअल नेचर्स ऑफ लाइट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन किया, तो भी बताता हूं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि कोई मटेरियल है, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है ना, लाइट, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब लाइट आती है तो लाइट का फॉर्म होता भैया वेव, ये तो पता है आप लोगों को, और उसमें है ना पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल का नाम क्या है पता है आप लोगों को? इस पार्टिकल का नाम है भैया फोटॉन। क्या नाम है? फोटॉन्स। मतलब ये जब लाइट जो होती है, जब कोई मटेरियल पे इंसिडेंट होती थी, याद है ना आप लोगों के, अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको, ये सभी चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई। मतलब ये जो लाइट आएगी, ये लाइट है, कोई सोर्स से आ रही होगी, यहां पे सोर्स होगा, ये सोर्स से लाइट आ रही होगी, यहां पे जब लाइट आएगी तब ये एक तो वेव फॉर्म है इसका, और एज वेल एज अ
पार्टिकल बोल के भी आती है। उसी को भैया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्यूअल नेचर से, किसका, ये जो लाइट है, लाइट जब भी ट्रैवल होती है, जब आती है हमारे इधर, है ना, अर्थ पे, तब वो पहले एक तो वेव बोल के वेव नेचर्स ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, किसका, हाइगन थ्योरी का, है ना। उसके बाद में हमने माना है कि ये पार्टिकल भी है, मतलब वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। बाद में ऐसे डी बॉर्गलिस वेवलेंथ पे हम लोग पढ़ते हैं भैया कि पार्टिकल भी एक वेव हो सकता है, उसको उल्टा भी पढ़ा जाता है ना, लाइट ए वेव एज वेल एज अ पार्टिकल है। ये ऐसे डुअल नेचर्स ऑफ रेडिएशंस में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थी डुअल नेचर्स ऑफ लाइट। डुअल नेचर कैसा है, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। कैसे, जैसे कि उसके अंदर होते हैं फोटॉन्स, तो फोटॉन्स होते हैं पार्टिकल, और ये लाइट जो आती है वेव के फॉर्म में आती है। इसी को हम लोग डुअल नेचर्स ऑफ लाइट कहते हैं। उसके बाद में लाइट एज अ वेव्स क्या है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो नोट डाउन करें भैया इसको। आपके बुक्स में 7.3 लाइट एज अ वेव्स है, मतलब लाइट एक वेव है, ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, मैंने आपको डिफाइन बता दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है भैया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ये परपेंडिकुलर होती है और ऐसे वेव ट्रैवल होती है, प्रोपोगेशंस कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन के कारण होता है, ऐसे ये भी बताया था। और ये वेव्स कौन सी है, तो वेव्स में हम लोग देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स। तो लाइट इज आज हम लोग फिक्स बताएंगे ट्रांसफर वेव्स। अब बोलेंगे सर फिक्स का मतलब क्या है, इसके पहले मैंने बताया था ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, वो मैंने बता रहा था, वो हाइगन्स नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्यों, क्योंकि उसके लिए ईथर नाम का मीडियम लगता है। एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं है, बात अलग है, ये उनकी थ्योरी है भैया, समझो, ठीक है। तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये कौन सी वेव्स है, ट्रांसफर वेव्स है। इट कंसिस्ट ऑफ द टिनी ऑक्सिलेटेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो इस वेव के बारे में बताया, विच आर परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे को कैसे ये परपेंडिकुलर आते, और इसका डायरेक्शन है प्रोपगेशन ऑफ वेव, जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लाइट डज नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम, भैया लाइट ट्रैवल करने में मटेरियल रहा तो भी चलता है, वैक्यूम रहा तो भी चलता है, पानी रहा तो भी चलता है, सब कुछ है ना। मतलब सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते कि एक्चुअली ट्रांसफर ये है ना, ये एक्चुअल में सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, और लिक्विड के सरफेस पे, क्योंकि लिक्विड का सरफेस सर पे टेंशन पढ़ाया था, अरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ाया है मैंने आपको, याद है ना। तो लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, वो बिहेवियर्स करने लगता है सॉलिड जैसे, क्यों, क्योंकि वहां पे इलास्टिक मेंबरेंस होती है, वहां पे ट्रैवल कर सकती है, पानी में नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो वेव्स है भैया, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक्चुअली सॉलिड में से ही ट्रांसफर वेव ट्रांसफर करना चाहिए, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये वेव्स वैक्यूम में से भी ट्रैवल हो सकती है। कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है द स्पीड ऑफ लाइट मटेरियल मीडियम डिपेंड ऑन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। द मीडियम विच टर्न डिपेंड परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी, मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना भैया परमिटिविटी परमेबिलिटी। परमिटिविटी मतलब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं हम लोग कि इस वैक्यूम में से लाइट को कितना पास होने देती, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना, मतलब ये जो मीडियम है कितना पास करने दे रहा है ना, इसी को कहते हैं परमेबिलिटी परमिटिविटी, ठीक है। तो ये लाइट एज अ वेव्स है, इस बातों से हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो लाइट के बारे में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ट्रांसफर वेव्स है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ये मटेरियल मीडियम में से तो वो तो डज नॉट रिक्वायर, कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, रही तो भी हो सकता है, और इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम से, ये डिपेंड करती है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। उसके बाद में आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप लोग पढ़ते होंगे एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे, याद है। तो हम लोग जो लाइट है, अगर यहां पे प्रिज्म रखा ऐसे, और इस प्रिज्म में से लाइट पास की, ये लाइट कौन सी भैया, व्हाइट कलर की लाइट है। व्हाइट कलर की लाइट मतलब क्या है पता आप लोगों को, व्हाइट कलर ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है, जो हम लोग सप्तरंगी बोलते हैं ना, 7 रंग, विब गॉर, VIBGYOR, पता है ना। ये V क्या है, आई, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, पता है ना, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके।
तो यहां पे ये लाइट जब यहां से आती है तब आपको पता है कि ऐसे लाइट ये करती है, ये 7 कलर आप लोगों ने देखा होगा, प्रिज्म ग्रिज्म पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ होती है 400, तो 700 यहां पे इसकी रेंज दी गई है आपके बुक्स में, नैनोमीटर में रेंज है इसकी वेवलेंथ की, है ना, नैनोमीटर ये रेंज है वेवलेंथ की, ठीक है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम, रेड की कितनी है, ठीक है, और वायलेट की कितनी है, ये हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड होते हैं, ये कलर भी डिपेंड्स होते हैं। मैं इसके लिए ज्यादा आप लोगों को बताऊंगा नहीं कि व्हाइट लाइट का ये कॉम्बिनेशन है 7 कलर, इसके वेवलेंथ के ऊपर उसका कलर हम लोग डिसाइड करते हैं, जो हम लोग विजिबल रीजन में देखते हैं, किसमें, विजिबल रीजन। अब इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन अगर मैं करते बैठूं तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि 2-4 लेक्चर मिलेंगे कि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर उसमें एक्सरे क्या है, गामा रे क्या है, विजिबल रेज क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज क्या है, कितना बताओ भैया, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। तो ये सभी इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोगों ने बताए थे, है ना, 4 × 10⁻14 to 8 × 10⁸, मतलब 7.9, याद है ना, 10⁻14। इसके पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये है लाइट एज ए वेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उसके बारे में मैंने आपको, वायलेट है द शॉर्टेड एंड रेड इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। रेड की कैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, ये रेड होती है, पता है ना आप लोगों को, और ये वायलेट होती है शॉर्टेज ऑफ वेवलेंथ। तो इसके बारे में हम लोगों ने जितना हो सके उतनी बोलने की कोशिश की है। हाइजीन थ्योरी, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी हाइजीन प्रिंसिपल क्या होगा क्या नहीं, अगले लेक्चर में पूरी की पूरी उसके बारे में, वेव फ्रंट क्या होते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, जितना हो सके उतना नॉलेज आप लोगों के सामने देने की कोशिश करेंगे, और आपको नॉलेज गेन करने की कोशिश करना है। तो चलो बच्चों, आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, अगर न्यू है तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है।